बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली ताहिर आपसे मुखातिब है अपनी यूट्यूब चैनल अली ताहिर रिसर्च से। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन अपनी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड नहीं कर सका मसरूफियत की वजह से। सेकेंडली कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के मुतालिक इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मेरा जो चैनल है ये करंट अफेयर के मुतालिक है, यानी कि यहाँ पर मैं जो करंट अफेयर हैं, जो हालिया मामलात हैं, मेरी ख्वाहिश है और एक ड्रीम भी था कि मैं इस तरह की चीज़ों को कवर करूं और आगे भी लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि एक तो माशरे की इस्लाह हो सके और दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाएं जो कि हमारे हालिया मामलात के साथ हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे साथ दिन भर कई मामलात और वाक़यात हो जाते हैं और हमें उनकी खबर तक नहीं होती है, या खबर होती है लेकिन उनके पीछे जो बैकग्राउंड होता है, जो पस मंज़र होता है, उस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता। एनी हाउ, एक टॉपिक था, एग्ज़ाम का सीज़न भी चल रहा था। फिर एक और दोस्त ने मुझे कहा कि जो मैथ्स है, मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट गेस का आप बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। तो एनी हाउ वो भी मैं आपके साथ वेरी सुन इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न है। तो चलें डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। मेरे पास खैर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड तो अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, मैं ज़बानी बोलूँगा, लेकिन यह है कि उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ आ जाएगी। देखिए हमारे पास जो है ना एक तीन चीज़ें हैं, यानी सेंटेंस, क्लास और हमारे पास एक है फ्रेज़। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे पास लोग डिफरेंट अंदाज में डिस्कस करते हैं और इनकी जो मीनिंग्स हैं वो सेम लिए जाते हैं। जैसे कि सेंटेंस के बारे में अगर कहें तो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आप फ्रेज के बारे में उनकी डिफिनेशन पूछें तो वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और अगर आप क्लास की डिफिनेशन पूछें तो वो कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम सिमिलरिटीज़ को पैदा करते हैं तो सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। डिफ्रेंशिएट करने से आपका यह है कि आपकी जो सिमिलरिटीज़ हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाती है। अब हमने कन्फ्यूजन को दूर किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास है क्या, यानी अल्फाजों का मजमुआ। तो यहाँ पर इसकी जो डिफिनेशन हमने करनी है वो ये करनी है। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, वरना वीडियो को आप दोबारा से रिवर्स आकर देख लें और आराम आराम से स्लोमो में देखें तो आई होप कि क्लियर हो जाएगी। एनी हाउ हमारे पास सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। विच मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, जो अपने मुकम्मल मायने और सेंस जाहिर करे टू इट्स रीडर, अपने पढ़ने वालों तक या लिसनर, अपने सुनने वालों तक। जो अपने मुकम्मल मायने और अपने मुकम्मल सेंस को जाहिर करे अपने लिखने पढ़ने और सुनने वालों तक, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। यह है हमारे पास सेंटेंस की डिफिनेशन। एग्जांपल्स पे फिर बाद में आते हैं, पहले मैं डिफिनेशन को क्लियर कर दूं। क्लास है, इसको भी कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन विच मे और मे नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, जो कि मुकम्मल मायने बाज़ औक़ात देता भी है और बाज़ औक़ात अपने मुकम्मल मायने जो है वो नहीं भी देता है। इसको भी डिस्कस करते हैं। और फिर एक और चीज़ भी बताता हूँ साथ में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना लाजमी है और क्लास में वर्ब का होना लाजमी है। सेंटेंस की जब आप डिफिनेशन देखें ना, कंप्लीट मीनिंग और सेंस, तो कंप्लीट मीनिंग और सेंस वो तब देखें जब उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। और इस जहन में रखें कि जिस जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा वो जुमला कहलाता ही जुमला नहीं है, उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। लिहाजा सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना लाजमी है और क्लास में वर्ब का होना लाजमी है। वर्ब एक्शन वर्ब जो कहते हैं तो उसका होना लाजमी है। बाज़ औक़ात क्लास जो होता है वो आपको मुकम्मल मायने दे देगा और बाज़ औक़ात जो क्लास है वो आपको मुकम्मल मायने नहीं देगा। अब तीसरे पर आते हैं फ्रेज। अब फ्रेज को भी लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे विच एक्ट्स एज अ वन फंक्शन ऑफ ए सेंटेंस। विच एक्ट्स एज अ वन फंक्शन ऑफ ए सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन है क्या। देखिए फंक्शन होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और भी जितनी चीज़ें हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट कहलाती हैं। अब वो कहता है कि मिसाल के तौर पर, मिसाल में दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ें मिलकर जब एक वर्ड बनाए, जब एक फंक्शन करे, एक फंक्शन बयान करे, यानी ये तीनों चीज़ें मिलकर एक सब्जेक्ट बना दे, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना दे, ये तीनों चीज़ें मिलकर कोई भी चीज़ बना दे, कंजक्शन बना दे, तो एक फंक्शन हो गया। यानी इसमें चीज़ें तीन आ गई हैं लेकिन फंक्शन एक हो गया है। एनी हाउ ये भी आपको मिसाल से वाज़े हो जाएगा। ये इनकी डिफिनेशन थी। अब हम आते हैं प्रॉपर सेंटेंस पर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, सेंटेंस। सेंटेंस की डिफिनेशन क्या थी, जो अपने मुकम्मल मायने विच मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, जो अपने मुकम्मल मायने और सेंस को जाहिर करे। कैसे, जैसे कि ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था। अब आप सबसे पहले देखें, ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि सेंटेंस की डिमांड भी है कि सब्जेक्ट का होना जरूरी है। वॉज रीडिंग हमारे पास क्या है, वर्ब है, सेंटेंस की डिमांड है कि इसमें वर्ब का होना भी जरूरी है। और अब बुक वगैरह आप ऑब्जेक्ट में भी ले सकते हैं, एसेंशियल केस में कोई भी चीज़ आगे आ सकती है, जो भी सेंटेंस की डिमांड हो, एज पर डिमांड आप सेंटेंस में आगे कुछ भी लगा सकते हैं। सेंटेंस प्लस वर्ब हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास ही वॉज रीडिंग अ बुक,
यानी वो किताब पढ़ रहा था। अब आप देखें कि जुमले ने मुकम्मल मायने को भी जाहिर किया और जुमले ने मुकम्मल सेंस को भी जाहिर कर लिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। ये सेंटेंस की डेफिनेशन है। अब हम कंफ्यूजन को दूर करते जा रहे हैं। अब हम क्लास पर आते हैं। अब इसी जुमले को दोबारा लें, जहन में लें, ही वॉज रीडिंग अ बुक। लेकिन यहां पर आप ही वॉज रीडिंग अ बुक से पहले एक लफ्ज एंटर कर दें, बल्कि एक जुमला एंटर कर दें, हाफ जुमला, कि व्हेन आई एंटर्ड, कि जब मैं दाखिल हुआ, और उसके बाद कॉमा लगाएं, ही वॉज रीडिंग अ बुक, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा। तो ये आपका एक जुमला हो गया। जुमला एक है, लेकिन आप देखें इसमें दो क्लासेस इस्तेमाल है। व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, ही वॉज रीडिंग अ बुक, जब मैं दाखिल हुआ तो वो किताब क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अब इस जुमले का दूसरा हिस्सा देखिए, यानी ही वाज रीडिंग अ बुक को देखें तो ये अपने मुकम्मल मायने और सेंस को जाहिर कर रहा है, और इसमें वर्ब भी मौजूद है। वाज रीडिंग इसमें वर्ब है, और क्लास की डिमांड क्या है कि वर्ब का होना लाजमी है। तो ही वाज रीडिंग अ बुक जो है ना, मेरे पास जुमले का जो दूसरा हिस्सा है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेन क्लास है। क्लास है और क्लास में मेन क्लास है। मेन क्लास और प्रिंसिपल क्लास भी इसे कहते हैं, और इसे कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और इसे इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। अच्छा, मेन और प्रिंसिपल क्लासेस क्यों कहते हैं? मेन और प्रिंसिपल क्लासेस इस वजह से कहते हैं कि इसकी वजह से जुमला फंक्शन कर रहा होता है। ही वाज रीडिंग अ बुक से ही हमें समझ आती है कि व्हेन आई एंटर्ड के बाद क्या हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि व्हेन आई एंटर्ड, तो आप मेरे मुंह को देखेंगे कि व्हेन यू एंटर्ड तो व्हाट, उसके बाद फिर क्या हुआ है। तो व्हेन आई एंटर्ड ही वाज रीडिंग अ बुक, अब मैं जुमले को कंप्लीट कर रहा हूं कि ही वाज रीडिंग अ बुक, तो वो किताब पढ़ रहा था। इस वजह से हम इसे मेन क्लास कहते हैं, और मेन क्लास को प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, और इसको कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास क्यों कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास वजह से कहते हैं कि ये आज़ाद है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर इसके सामने, इसके आगे, इसके पीछे आप कुछ और क्लास लगाते हैं, कुछ जुमला लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाए तो भी अपने मुकम्मल मायने जाहिर कर रहा है, और वर्ब भी इसमें मौजूद है। लिहाजा ये मेरे पास मेन क्लास है, और क्लास की ही एक किस्म है मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, इसे आप कह सकते हैं। अब आप पहले जुमले के पहले हिस्से को देखिए, व्हेन आई एंटर्ड। व्हेन आई एंटर्ड, अगर यहां पर कॉमा के बाद में आगे जुमला लिखता ही नहीं हूं तो आप मेरे मुंह को देखते रहेंगे कि आगे क्या हुआ है। तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट सेंस में है, तो ये हमारे पास कहलाता है डिपेंडेंट क्लास। ये कौन सी क्लास है? डिपेंडेंट क्लास। ये डिपेंड कर रही है अगले जुमले पर, अपने आगे वाले जुमले पर डिपेंड कर रही है। अगर आप आगे जुमला लिखेंगे तो फिर जाकर ये आपको बताएगी कि वो क्या कर रहा था। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, और इसे सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। और आप इसमें देखिए व्हेन आई एंटर्ड, तो एंटर्ड इसमें क्या है? वर्ब है, इसमें वर्ब भी मौजूद है, जबकि क्लास की डिमांड है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि क्लास की समझ भी आ गई होगी, या क्लास वाली कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी। ये भी आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर रहे हैं। अब आप लास्ट में आते हैं फ्रेज पर। फ्रेज की डिफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज वन फंक्शन ऑफ ए सेंटेंस, जो विच एक्ट्स एज अ वन फंक्शन ऑफ ए सेंटेंस, जो कि एक वन फंक्शन की तरह एक्ट करता है। मिसाल के तौर पर मैं पहले एक आसान सी मिसाल देता हूं कि ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? वर्ब है। फूड अब ऑब्जेक्ट में ले लें, तो चीजें अलग अलग हैं, सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। ये एक मैंने मिसाल दी है फ्रेज की। अब ये फ्रेज नहीं है, अब आगे जाते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम जुमला लिखते हैं कि ही एंड आई विल गो टू स्कूल बाय बस। ही एंड आई विल गो टू स्कूल बाय बस। आप जुमले को देखें, आप जुमले का पहला हिस्सा देखें, ही एंड आई, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, एंड हमारे पास प्रेपोजिशन है, सॉरी एंड हमारे पास कंजक्शन है। ठीक है, और आई मेरे पास प्रोनाउन है। तो ही भी प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है, और आई जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है। तो दो प्रोनाउन और एक कंजक्शन ने मिलकर एक लफ्ज बनाया, ही एंड आई। आप देख लें, तीन लफ्ज इसमें, ही है, एंड है और आई है। इन तीनों अल्फाज ने मिलकर एक लफ्ज बनाया, एक फंक्शन बनाया। कौन सा फंक्शन बनाया? सब्जेक्ट फ्रेज। अब इनके नीचे लाइन लगाकर नीचे लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट फ्रेज, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट फ्रेज है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? ही एंड आई विल गो जाएंगे। अब विल गो हमारे पास क्या है? विल गो हमारे पास वेल भी वर्ब है, और गो जो है वो हमारे पास एक्शन वर्ब है। ठीक है, वेल हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, और गो जो है हमारे पास वो क्या है? एक्शन वर्ब है। तो विल गो के नीचे आप लाइन लगा के कह सकते हैं कि ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है। क्या कह सकते हैं इसे? वर्ब फ्रेज। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब फ्रेज हो गया। और उसके अलावा हमारे पास क्या है? विल गो टू स्कूल। ठीक है, वेयर, तो यहां पर हमारे पास आंसर आया है वेयर का आंसर आया है। और वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनके आंसर जो होते हैं वो हमारे पास एडवर्ब कहलाते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के जो आंसर होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये एडवर्ब कहलाते हैं। तो अब आप देखें कि वेयर, तो आंसर आता है टू स्कूल, वेयर टू स्कूल।
सॉरी, ये वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं इसके साथ खैर पार्ट को अपने साथ जोड़ लूँगा, माजरत चाहता हूँ। एनी हाउ, जो हमारे पास वेयर, वाई, हाउ और व्हेन, इनके जो आंसर्स हमारे पास आते हैं वो होते हैं एडवर्ब। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, यानी जो सवाल आपसे वेयर, वाई, हाउ ये आपसे मांगे या व्हेन, तो इनका जो जवाब होता है वो क्या होता है, हाउ होता है। मैं दोबारा से जुमला रिपीट कर, सॉरी एडवर्ब होता है, मैं दोबारा जुमला रिपीट कर देता हूँ कि ही एंड आई विल गो टू स्कूल बाय बस। तो ही एंड आई मेरे पास फ्रेज में क्या हुआ, ही एंड आई मेरे पास ये हो गया जी सब्जेक्ट फ्रेज आ गई हमारे पास, ही एंड आई, क्योंकि इन तीनों लफ्जों ने मिलकर एक सब्जेक्ट बनाया, ही एंड आई, ठीक है। तो अभी हमारे पास सब्जेक्ट फ्रेज आ गई। विल गो हमारे पास ऑलरेडी, विल हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और मेन वर्ब इसमें हमारे पास जो है वो है गो, जो एक्शन वर्ब है, जो कि एक्शन कर रहा है, कि वो जा रहा है या जाएगा, ठीक है। तो वेल गो को अंडरलाइन करके इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि हमारे पास वर्ब फ्रेज है। फिर फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन वर्ब दो चीजें सेम है और वो अलग एक टॉपिक है, इसको फ्रेजल वर्ब के साथ कंफ्यूज मत करना, ये वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज अलग एक चीज है, ठीक है। अब इसे अंडरलाइन कर लें कि वेल गो हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ही एंड आई विल गो टू स्कूल, तो अब टू स्कूल किसका आंसर है, वेयर का आंसर है, वेयर टू स्कूल, ठीक है। ही एंड आई विल गो वेयर टू स्कूल, तो टू स्कूल हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, यानी टू स्कूल हमारे पास क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। तो आप टू स्कूल को अंडरलाइन करके आप नीचे लिख सकते हैं कि एडवर्ब, ठीक है। अब बाय बस, तो बाय बस किसका आंसर है, हाउ का, हाउ यानी कैसे गए, किसके जरिए गए, तो आपने आंसर देना है बाय बस, बस के जरिए गया। बाय हमारे पास इस्तेमाल होता है जब आप थ्रू जाते हैं, एक फेल दूसरी फेल को जब अलग करता है, खैर ये अलग प्रीपोजिशन है, फिर इसको डिस्कस करेंगे कभी किसी क्लास में। तो बाय बस, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ जी, एडवर्ब फ्रेज हुआ। तो इसमें हमारे पास आप देखें कि दो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज आ गई हैं, ठीक है, और एक हमारे पास वर्ब फ्रेज आ गई है और एक हमारे पास सब्जेक्ट फ्रेज आ गई है। तो फ्रेजों की पूरी बरसात हो गई यहाँ पर, यानी चार फ्रेज हमारे पास आई है। नंबर पहली फ्रेज जो हमारे पास नंबर फर्स्ट जो आई है वो हमारे पास सब्जेक्ट फ्रेज आई है, फिर विल गो हमारे पास वर्ब फ्रेज आई है, ठीक है। टू स्कूल हमारे पास एक अलग एडवर्ब फ्रेज आई है और बाय बस हमारे पास अलग एक एडवर्ब फ्रेज आई है, यानी दो एडवर्ब फ्रेज और एक वर्ब फ्रेज और एक सब्जेक्ट फ्रेज, ये हमारे पास आई है अलग अलग एक फ्रेज। ये फ्रेज की डिफिनेशन है और इसी को कहते हैं फ्रेज। तो ये हम इस तरीके से सेंटेंसेस को अलग कर सकते हैं क्लासेस से और क्लास को अलग कर सकते हैं फ्रेज से। हमारे पास असल में प्रीपोजिशन फ्रेज भी होती है और इसके अलावा जो है हमारे पास एडियोमेटिक फ्रेज भी होती है। फॉर एग्जांपल एडियोमेटिक फ्रेज भी मैं आपको बता दूं कि वो होती क्या चीज़ है और ये आप अपने जहन में रख लें कि ब्लैक एंड वाइट, जैसे कहते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट एक इडियम है जिसका मतलब है तहरीरी, यानी रिटन फॉर्म में। मिसाल आप इसकी ले लें कि द चीफ जस्टिस डिमांड्स, द चीफ जस्टिस डिमांड्स द एविडेंस इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, यानी चीफ जस्टिस ने वो डिमांड किया एविडेंस, यानी एविडेंस तलब किया किस में, ब्लैक एंड वाइट यानी तहरीरी सूरत में। अब इसमें जो ब्लैक एंड वाइट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इडियोमेटिक है, यानी इडियोमेटिक फ्रेज भी आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास चीज़ें हैं। अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल ज़बान नहीं, आसान है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसकी गहराई में जाना होता है। लैंग्वेज या लिटरेचर देखें, हम नेटिव स्पीकर नहीं है, वी आर नॉट अ नेटिव स्पीकर, हमें इसकी ग्रामर को समझना चाहिए। और अगर एक नेटिव स्पीकर भी हो ना तो वो आप और तुम वाली बात है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं तो तुम कहकर भी पुकार सकते हैं और आप कहकर भी पुकार सकते हैं, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत के तुम के, क्योंकि इंग्लिश एक रफ लैंग्वेज है। इंग्लिश में यू ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तुम और आप दोनों के लिए। इस वजह से इसे हमने खुद पोलाइट बनाना है, किसके ज़रिए, इंग्लिश ग्रामर के ज़रिए। इसकी ग्रामर आपने मजबूत करनी है। जहाँ तक बात रही क्लास की, सेंटेंस की, फ्रेज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये अक्सर डिमांड्स की जाती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। सिंपली आपसे किसी भी जगह क्वेश्चन आस्क किया जाता है जिसकी बुनियाद पर मुझसे भी लोगों ने पूछा तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के सामने रख दूँ। इसके अलावा जो है चूँकि मैं बता चुका हूँ कि चैनल मेरा करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो मैं इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन इस तरह की वीडियोज़ भी आपके सामने रखूँगा और करंट अफेयर की वीडियो रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।